देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मैंने यहाँ से बात शुरू की थी कि आज पंजाब सरकार ने एक विधेयक वो लेकर आए हैं और जिस पर उन्होंने एमएसपी पर कोई खरीद नहीं करेगा पंजाब राज्य में, तो उसको 3 साल के दंड और जुर्माने का प्रावधान किया है। मेरा कहना यह है कि वो कानून भोथरा है। वो जब तक कोई खरीद की गारंटी सरकार नहीं करती वो कानून मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप बाजार अगर सस्ता है तो प्राइवेट आदमी वहाँ पूंजी नहीं लगाएगा और उसकी खरीद से वो इनकार कर देगा क्योंकि उसको सजा नहीं करवा। ऐसे उस पर सरकार को खरीद करने की व्यवस्था करना, उसकी पूंजी की व्यवस्था करना, उसके बाद ही उसकी सार्थकता हो सकती है किसान के पक्ष में। नहीं तो वो एक केवल बयानबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है, एक बल्कि उल्टा किसानों के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। क्योंकि आज अगर आप भाव देखेंगे, यहाँ पर 2150 के भाव में बाजरा खरीदा जा रहा है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जहाँ बाजरे की खरीद नहीं हो रही, वहाँ 1200, 1300, 1400 अलग अलग भाव है। इसलिए वहाँ वो उसी पर खरीदा जा रहा है। अगर ये शर्त केवल लिखने में लगा दी और खरीद का मैकेनिज्म नहीं बनाया, इंतजाम नहीं किया, तो जो बिक रहा है वो भी नहीं बिकेगा। ये उल्टा किसानों के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ये परेशानी कारक विषय उन्होंने उत्पन्न किया है। इसकी उत्पत्ति उसी समय कामयाब है जब सरकारें, राज्य सरकारें इस प्रकार की खरीद का, सरकारी खरीद के लिए पूंजी की व्यवस्था करें और सरकारी खरीद का इंतजाम करें। बल्कि लॉन्ग टर्म में भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे सरकारी खरीद होती है 1 महीना, 1.25 महीना, कभी कभी 1.5 महीना भी चल जाती है, तो सरकारी खरीद के समय आप एमएसपी की गारंटी सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार अपने उत्पाद को वापस बेचेगी। सरकार सारे उत्पाद को नहीं रख सकती। जैसे हम बाजरा खरीदते हैं, 31 लाख टन हमने पिछली बार बाजरा खरीदा था, सरकार के कोई काम का नहीं है, केवल किसानों को भाव अच्छा मिले इसलिए हम बाजरा खरीदते हैं, बाद में हम उसको वापस बेच देते हैं। तो कई बार हमको कम दामों पर नुकसान उठाकर भी बेचना होता है बाजार को देखते हुए। इसी तरह से हम सरसों खरीदते हैं और सरसों की भी बड़ी मात्रा खरीदी जाती है। केवल 1 लाख टन सरसों का तेल निकाल के एफेड वाले बेचते हैं, बाकी सारी सरसों वापस मार्केट में देते हैं और कई बार दाम नीचे भी आ जाते हैं। तो उस समय बाजार की कौन जिम्मेवारी लेगा कि कोई प्राइवेट आदमी एमएसपी पे खरीदे? इसलिए वो खरीदेगा ही नहीं, और खरीदेगा नहीं तो संकट किसका बढ़ेगा? जिसके यहाँ बची हुई है, जिसके घर बची हुई है, उसका संकट बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट आदमी को अगर मंडी में बिना किसान के सस्ती मिलती है, ट्रेडर से सस्ती मिलती है, तो वो वहाँ से लेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये केवल ये भोथरा है, केवल आईवास करने वाला है, इससे किसानों का नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जो हरियाणा के कृषि मंत्री के नाते या पहले भी किसान नेता के नाते जो मुझे काम किया है, मेरी समझ इसके बारे में ये बनती है कि किसी भी तरह से इससे पंजाब के किसान एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे, उनका बेनिफिट होने की बजाय नुकसान होगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो 3 विधेयक आए उसके बारे में काफ़ी कुछ झूठ बोला गया, और झूठ ये बोला गया कि ये एमएसपी और मंडी सिस्टम को रिप्लेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है। ये मंडी सिस्टम और एमएसपी के साथ साथ चलेंगे, इतना ही फर्क है। ये प्रगतिशील किसानों के लिए हैं, ये एफपीओज के लिए हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए हैं। मंडी ऐसे ही चलती रहेगी, एमएसपी ऐसा ही चलता रहेगा। एमएसपी को रिप्लेस करने का कोई कानून नहीं बनाया गया। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से तय होता है, सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और उसी तरह से अभी खरीद हो रही है और अगली खरीद भी वैसे ही होगी। उसके भी एमएसपी अनाउंस हो गया, और ये प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक सब लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्था ऐसे ही चलने वाली है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज आने वाला है। जो बाकी लोग जो बात बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो किसानों को आज़ादी मिली है अपने खेत से बेचने की, अपने घर से बेचने की, कहीं भी ले जाकर बेचने की, या कंट्रैक्ट खेती में वो कहीं फंस नहीं जाए उसको सुरक्षित करने की, उसमें से जब पूछते हैं भाई किसान संगठनों को या कोई भी इसकी बात करता है उसको, तो क्या सुधार कर लें,
तो वो एक ही बात कहता है कि एमएसपी की गारंटी देखो उसमें। लेकिन एमएसपी की गारंटी का विषय मैंने आपके सामने पहले ही शेयर किया है। अगर हमने उस पर गारंटी लिख दी हर समय की, तो वो हमारे लिए गले की, किसानों के लिए गले की फांस बन जाएगी। सरकारी खरीद सुनिश्चित हो सकती है कि भाई इतने समय में, एक निश्चित समय में सरकारी खरीद सब चीज़ों की होगी। पूरे मार्केट को हर समय फिक्स करके नहीं रखा जा सकता। जिस समय जो किसानों के घर बचा हुआ होगा, मान लो आज सरसों बिक रही है 4500 के भाव में, और मेरे को लग रहा है कि भाई शायद बाद में 5000 हो जाए, और मैं उस समय सरकारी बिक्री के समय ना बेचूँ, बाद में डाउन आ जाए तो मेरी कौन लेगा? शायद अगली सरकारी खरीद तक मेरी सरसों अपने घर में रह जाएगी। तो ये संकट इसमें से उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो व्यावहारिक नहीं है। टैक्सी आपने कहा कि अगर प्राइवेट बायर अगर देश की मार्केट के हिसाब से भी आप खरीद करोगे, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि किसानों को एमएसपी का गारंटी दिया गया है बिल में? तो क्या फिर ये एमएसपी बाजार भाव से ही चलेगा देश की मार्केट के हिसाब से? शायद मैंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कही है और आपने रिकॉर्ड भी की है। एक बार आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे कि सरकारी खरीद एमएसपी पे होगी। सरकारी खरीद का सीजन रहता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, उस पर होगी। बाकी समय में अगर हम गारंटी की बात लिखते हैं तो किसान दुष्चक्र में फंस जाएगा, क्योंकि बाजार भाव सरकारी खरीद बंद होने के बाद ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। सर, बाकी समय के लिए बाजार भाव अगर नीचे आ गए और पॉलिसेबल अगर वो हो गया तो फिर किसान के घर का सामान कोई खरीदेगा नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि पंजाब ने जो कानून बनाया है वो कानून भोथरा है, बिना सरकारी खरीद के इंतजाम के। उसका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल पंजाब के किसानों के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। सर आपने कहा कि सिर्फ सीजनल होगा, सिर्फ सीजनल होगा। अभी भी सीजनल ही है। सरकारी खरीद जो वर्तमान में चलती है, जब फसल आती है तभी है, फिक्स टाइम उसी समय होती है। गेहूं की, सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती है, जब तक अनाज आता है एक दाना खरीदते हैं। और अक्टूबर 1 से कभी कभी 1 हफ्ता पहले सितंबर में धान की और बाजरे की खरीद होती है। उसी समय होती है 1-1.25 महीने तक, जब तक आखिरी दाना नहीं आ जाता तब तक खरीदते हैं। सर वही डिमांड है, ये सिस्टम योगायोग चलेगा। सीजनल की एक्ट में वही डिमांड है कि कम से कम सीजनल एक्ट के अंदर लिखा जाए कि एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वही लिखा नहीं जा रहा, इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं, सीजनल सारी खरीद जैसे की तैसी है, जो कि क्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना उसके किसी कानून में परिवर्तन किया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी चाहूंगा कि ये बात किसान भाइयों तक आपके माध्यम से जाए। सर आपने कहा है कि मंडी न्यू है चलेगी, बड़ा अच्छा लगा, सभी डांस भी कर रहे थे, आप लोगों ने भी हाथ हिलाए। 18 दिन से कोई पेमेंट नहीं है किसानों की, 7 से 8 घंटे किसान में लाइन में लगते हैं। यूपी का अगर कहीं से माल आता है, कम रेट में आता है, उनके पास फिर जाते हैं, सारा कुछ चल रहा है जी। लेकिन अगर ऐसे चलेगी तो किसान कैथल अनाज मंडी में सर विधायक जी ने प्रयास कर लिए, पूरा एमएसपी नहीं मिल रहा। 1740, 1800, 1820 इस तरह से मिलता है। और बाहर के मिलर्स को डीसी की मीटिंग भी हो चुकी है, डीसी ने कहा बाहर के मिलर्स को अनुमति देंगे, कोई अनुमति नहीं सर। किसान 20-20 दिन से खाली बैठा है। किसी भी तरह की अगर कोई अनियमितता है, व्यवस्था है, तो तुरंत मैं भी जो फूड एंड सप्लाई के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे यहाँ प्रोक्योरमेंट है, उनकी ड्यूटी लगाएंगे। इस पहले भी जबकि प्रोक्योरमेंट होती रही है, एसीएस लेवल के अफसरों की ड्यूटी भी हम लगाते रहे हैं संभालने की। तो उसमें कोई भी अनियमितता अगर है तो उसको तुरंत दूर कराएं। पंजाब ने जिस तरह से एमएसपी को लेकर कानून बनाया है, हरियाणा किसान संगठन है वो भी ये कहते हैं कि जो विधेयक बनाया है उसमें ये एमएसपी का जो है कानून बनाया जाए कि जो एमएसपी से नीचे अगर खरीदेगा तो पनिशेबल होगा। तो फिर यहाँ पे भी आवाज़ बुलंद हो रही है किसान। मैंने जो आपको कहा कि पंजाब का कानून केवल और केवल भोथरा कानून है। जब तक कैप्टन अमरिंदर एक दाने की खरीद का इंतजाम नहीं करते, उस कानून का मतलब है किसानों को उल्टा फंसाना कि प्राइवेट आदमी वहाँ खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो ज़्यादा पैसे देगा, ज़्यादा पैसा देगा तो उसका कोई बिजनेस नहीं बनेगा। और इसलिए सरकार को खरीद करनी चाहिए 1-1 दाने की। अगर कैप्टन अमरिंदर की सरकार 1-1 दाने की खरीद की व्यवस्था नहीं करती है तो ये कानून बिल्कुल भोथरा कानून है। इस कानून का कोई अर्थ ही नहीं है, उल्टा किसानों को नुकसान देने वाला साबित होगा। अध्यक्ष जी, किसानों ने दशहरे वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले फूकने का आह्वान किया है। इसके अलावा 2-3 दिन बाद 25 के बाद फिर वो मीटिंग रख के पूरा एक आंदोलन का आगाज
कर चुके हैं, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन दुर्भावना का हक किसी को नहीं है। लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा भी है। लोकतंत्र बातों की लड़ाई है, लोकतंत्र बाकी चीज़ों की लड़ाई नहीं है। अगर लोकतंत्र की लड़ाई में कोई बातों की लड़ाई से, मुद्दों की लड़ाई से आगे जाता है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आदर नहीं कर रहा, वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। सर, आपने भाषण में कहा बड़ी अच्छी बात है कि किसान को 40 रुपये पर किलो प्याज का भाव मिल गया, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार यही चल रहा है। प्याज, टमाटर, आलू जो ज़रूरत की चीज़ है आम आदमी की, वो 40-50 रुपये कैसे खरीदें? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल ये दिक्कत आती है, 50 रुपये 200 रुपये जो है 5 किलो प्याज, ये एक आम ज़रूरत की चीज़ है। जिस आदमी की इतनी इनकम नहीं है, आम आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा है कि संतुलन की हमेशा आवश्यकता होती है। किसान को भी अच्छा भाव मिले, उपभोक्ता को भी अच्छा भाव मिले। संतुलन बनाने के लिए सरकारें अपने अपने तरीके से जब जरूरत होगी तो प्रयास भी करती है। होना चाहिए ना, सरकार भूपेंद्र सिंह करेगी। हुड्डा ने बोला है कि हम बड़ौदा चुनाव तो जीतेंगे, 7 दिसंबर में भाजपा की सरकार भी गिराएंगे। मुंगेरी लाल के सपने दिसंबर के देखना, मुझे लगता है कि कोई, मैं इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहूँगा कि बड़ौदा में हमने एक खिलाड़ी को, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को मौका दिया है। हमने पहले भी आम चुनाव में 3 बड़े खिलाड़ियों को मौका दिया, उसमें से एक विजयी होकर आए और 2 नहीं विजयी हो पाए थे। डीएसपी की नौकरी छोड़कर योगेश्वर दत्त आए थे, इसलिए दूसरा मौका हमने उस महान खिलाड़ी को दिया है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी और प्रदेश के सभी खिलाड़ियों से भी अपील करता हूं कि भाई ऐसे मौके पर हमारे खिलाड़ी अगर पूछते हैं विधानसभा में, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का बात, क्योंकि प्रदेश जो है वो कुश्ती का तो अपने आप में पूरा ही एक दंगल है। कुश्ती हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा क्रेज है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो उस नाते से मैं सभी खिलाड़ी भाइयों से भी, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री का ऐसा विजन है, उन्होंने 3 ऐसे स्टार खिलाड़ियों को मौका दिया, उनमें से एक योगेश्वर दत्त है। तो इसलिए बाकी सब बातों से उठ के, जैसे हमारा समाज खिलाड़ी के लिए, मैंने वहाँ भी अपने उद्बोधन में कहा था कि सारा समाज इकट्ठा होकर अपने खिलाड़ी को आगे बढ़ाता है, सभी वर्गों का, ये भी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का मौका है। एक वीडियो जारी की है, उसने कहा कि एंटी भाजपा जितने भी ये प्राइवेट वो हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने कर भी लिया हुड्डा साहब ने, जो नवाज साहब। देखिए, राजनीति में अपने अपने पक्ष से सब कोशिश करते हैं और ये राजनीति इसी प्रकार की है। लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खेल भावना, खिलाड़ी की भावना, उसमें खिलाड़ी के प्रति जो भाव चाहिए वो भावना कांग्रेस में भी रहनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के श्याम सिंह राणा पहले इस्तीफा दे गए, अब आपके प्रविंदर ढूंढ जी जाने की उसमें थे। कुछ ये भी चर्चाएं हैं कि और भी विधायक अब भाजपा को अलविदा कहने की तैयारी में है। देखिए, परमिंदर ढुल जी टिकाऊ कम और घुमाऊ ज़्यादा है। सारी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं। हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ जी। लेकिन एक बात मैंने वहाँ उद्बोधन में कही थी कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके ट्रस्टी हम लोग हैं जो पार्टी में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। बाहर से कोई नहीं करा सकता। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि हम बाहर से लड़ाई लड़ते थे स्वामीनाथन की, नहीं करा पाए, अंदर आए तो स्वामीनाथन इम्प्लीमेंट कराया। सर, आपने रिपोर्ट लागू हो, लड़ाई हम लड़ते थे, 10,000 रुपये कंपनसेशन हो, ये बात मांग करता था। हम मने 12,000 कर पाए। सरकार के अंदर के लोग ट्रस्टी होते हैं कराने के काम के। बाहर से आप राजनीति कर सकते हो, कर नहीं सकते। करने के लिए सरकार चाहिए। चौधरी छोटूराम ने भी कहा था कि मैं इसलिए अच्छे कानून बना पाया कि मैं सरकार का हिस्सा था। इसलिए जो सच्चे सिपाही हैं वो अंदर सरकार में बैठकर उसके ट्रस्टी बनते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, खासकर आज कैथल की ज़मीन पर आप आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कैथल वासियों को मौका मिला है कि जीतने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद आप यहाँ पर आए हैं। तो खास करके मैं कैथल की जनता का ही सवाल उठाऊंगा, क्योंकि जहाँ आपने बाजरा और सरसों की खरीद की बात की है, कैथल एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर जीरी का उत्पादन ज़्यादा है।
तो ऐसे में अभी हमने पिछले कुछ समय से देखा कि जो धान का मंडी में किसान लेकर आया तो वहाँ पर जो पहले ऑफिसर थे उनकी गलतफहमी के कारण उनको भी हटाना पड़ा। और अभी भी हम देखते हैं कि जब मंडी में जाते हैं ग्राउंड स्तर पर तो किसान जो है ना जीरी को लेकर के अभी भी दुखी है कि मुझे जब गवर्नमेंट कहती है कि 1868 रुपये मिलना चाहिए तो किसी की जीरी 1750, किसी की 1800 ऐसे मिल रही है। तो ऐसे में कैसे आप लगाम लगाएंगे इन अधिकारियों को जो सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जीरी पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी जी, 13,500 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया था। इस बार भी जितनी भी जीरी आएगी एक एक दाना खरीदेंगे, और चाहे वो 65 लाख मीट्रिक टन आए, चाहे वो 70 लाख मीट्रिक टन आए, और जो भी अनियमितता है वो भी आपने ध्यान में लाइए, उसको दूर कराएंगे। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।